कल हमने कर लिए थे चैप्टर 9, अब कर रहे हैं चैप्टर 10, सीमा तथा सीमा चिन्ह सर्वेक्षण चिन्ह के संबंध में। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो हमें बताता है कि जो गांव के जो नगर, एक तो इसमें नगरेतर क्षेत्र नॉन अर्बन एरियाज़ की बात ये बार बार कर ही नहीं रहे हैं, केवल ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो सीमा चिन्ह, रोड्स पर सीमा चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे आपने हाईवेज पर देखा होगा, आगरा इतने किलोमीटर, इस प्रकार से गाँव में भी सीमा चिन्ह लगे रहते हैं, सर्वेक्षण संख्यांक, भूखंड संख्यांक, जो कि ऑलमोस्ट तोड़ दिए जाते हैं, उनकी देखरेख कोई नहीं करता। आप जाएंगे गांव में तो ज़्यादातर गांव में आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी उनके सुरक्षा के लिए उपबंध किए गए हैं। अगर उसको कोई तोड़ेगा, है ना, जानबूझकर उनको नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके लिए कंपनसेशन, जुर्माना लगाने के उस पर क्लॉज दिए गए हैं। हमें तो पढ़ने हैं। चलें, तो 124 तो ट्रिकी है टोटल, इसमें हमें पॉइंट टू पॉइंट मतलब ऑब्जेक्टिव पर काम करना है, बहुत डीपली इसमें बेसिक कुछ कंटेंट नहीं है। ये देख लेते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। तो 24 आता है जो हमारा सीमा चिन्हों का संनिर्माण। तो ग्राम तथा नगरीय क्षेत्रों में सरकार, राज्य सरकार सीमा चिन्हों का संनिर्माण कराएगी। ये मैंने जो राज्य सरकार शब्द लिया है सब सेक्शन 2 से लिया है, ठीक है। तो कौन कराता है? ये राज्य सरकार कराएगी, ठीक है। क्लॉज 4 देखें इसका, प्रत्येक भूधारक उसकी भूमि पर बनाए गए सीमा चिन्हों, 2023 में क्लॉज 4, क्लॉज 3 और 4 दोनों। हाँ, ये लिख लें इस पर, 2023 में क्लॉज 4 जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो ये क्लॉज 4 कहता है, जिसके में नहीं है वो नोट कर ले, प्रत्येक भूधारक उसकी भूमि पर बनाए गए स्थायी सीमा चिन्हों तथा सर्वेक्षण चिन्हों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो चैप्टर है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि सीमा चिन्ह बनाए जाएंगे, ठीक है, और उसकी मरम्मत का, उनकी देखरेख का काम किसका होगा? प्रत्येक भूधारक का। पूरा चैप्टर हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो सीमा चिन्ह कौन निर्माण करवाएगा, कहाँ करवाए जा रहे हैं, पहले तो ये देख लें, ग्राम में और नगरेतर क्षेत्र में। याद रखें यहाँ पर इन्होंने ग्राम शब्द का उपयोग किया है, नॉन अर्बन एरियाज का यूज़ किया ही नहीं है, ठीक है, ग्राम और नगरीय क्षेत्र। चलें, तो इतना करना है हमें 124 में। तो राज्य सरकार करवाएगी निर्माण, और भूधारक और उनकी जो स्थायी सीमा चिन्हों का सर्वेक्षण, अनुरक्षण, मरम्मत के लिए कौन जिम्मेदार है? वहाँ के भूधारक, लेकिन केवल स्थायी सीमा चिन्हों के लिए, अस्थायी के लिए नहीं। 125 टाइटल पढ़ें, ग्राम नगरीय क्षेत्रों सर्वेक्षण संख्यांकों, भूखंड संख्यांकों के बीच में सीमाओं के बारे में विवाद। यदि सीमाओं के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, किससे संबंध में? ग्राम की सीमा के बारे में, नगरीय क्षेत्र की सीमा के बारे में, सर्वेक्षण संख्यांक की सीमाओं के बारे में, भूखंड संख्याओं की सीमाओं के बारे में, समस्त विवाद अगर उत्पन्न होते हैं तो कौन निपटाएगा? तहसीलदार। आपको सेक्शन के बाहर तहसीलदार शॉर्ट में, जो भी आपकी शॉर्ट कंटेंट आप बना लें उसमें नोट कर लें तहसीलदार। 125 में जो अधिकारी आएगा वो तहसीलदार आएगा। ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है, बाकी कुछ नहीं। 126 सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्तियों की बेदखली। तो यदि कोई जो सीमा चिन्ह वगैरह, जो 124 में जो सीमा चिन्ह वगैरह बना है वहाँ सदोष कब्जा रखता है, तो उसको सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को कौन बेदखल करेगा? इसमें भी आप कर लें तहसीलदार, ठीक है। और परंतु किसका देखें, क्लॉज 2 का परंतु, ये कहते हैं परंतु तहसीलदार या किसी राजस्व अधिकारी को उस हैसियत में वाद का कोई एक मिनट, सबसेक्शन 2 देख लें, उपधारा 1 के अधीन भूमि से बेदखल कर दिया गया हो जहाँ कोई व्यक्ति, वहाँ उस पर भूमि पर अपना हक स्थापित करने के लिए बेदखली से 1 वर्ष के भीतर सिविल सूट फाइल करेगा। यहाँ पर पूरी एलआरसी में एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको सिविल सूट कहीं पर भी सिविल सूट आ जाए तो 1 वर्ष में फाइल करना है। सिविल सूट कितने दिन में फाइल करना है? 1 वर्ष में। 178 में ये जरूर बताया गया है कि यदि कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो आप उसके लिए सिविल सूट फाइल करने के लिए वाद को, जो केस चल रहा है तहसीलदार के यहाँ, वो 3 महीने के लिए रोक देंगे। उसमें ये नहीं बताया कि सिविल सूट आप कितने समय में फाइल करेंगे, बस इतना बताया गया तहसीलदार अपने समक्ष की कार्रवाइयों को 3 महीने के लिए रोक देगा 178 में। बाकी जहाँ कहीं भी सिविल सूट शब्द का यूज़ किया गया है ऑलमोस्ट, अगर उसके लिए टाइम दिया गया है तो वो टाइम दिया गया है 1 वर्ष। तो यदि किसी व्यक्ति को बेदखल कर दिया गया है और वो हक स्थापित करने के लिए कोई सूट फाइल करना चाहता है, तो याद रखें सिविल सूट हक स्थापित करने के लिए सिविल सूट कौन डिसाइड करता है? सिविल न्यायालय, है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या एलआरसी में, एमपी एलआरसी में कहीं आपको टाइटल दिया जाता है, स्वामित्व दिया जा सकता है? नहीं।
सिविल सूट आपका हक स्थापित करने का, अगर हक के संबंध में कोई डिस्प्यूट है, आपके टाइटल के संबंध में कोई डिस्प्यूट है, वो सिविल न्यायालय डिसाइड करता है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि राजस्व न्यायालय आपको टाइटल नहीं दे सकता। यदि आप मौर्सी कृषक हैं, जैसे अभी इससे पहले 190 जो सेक्शन हुआ करती थी 2018 के संशोधन से पहले मध्य प्रदेश के, तो 190 जो सेक्शन थी उसमें आपको राजस्व अधिकारी, राजस्व न्यायालय मौर्सी कृषक थे। जो 169 में आपको मौर्सी कृषक के अधिकार प्राप्त होते थे, उसके आधार पर 190 में आपको टाइटल दिया करता था, आपको स्वामी घोषित किया जाता था उसमें। तो ऐसा नहीं है। डिस्प्यूट, अगर टाइटल के संबंध में कोई डिस्प्यूट है, यदि आप डिक्लेरेशन कराना चाहते हैं तो आप सिविल सूट में जाएंगे सेक्शन 34 SRA में। बाकी ऐसा नहीं कि LRC मना करती है। यदि आप मौर्सी कृषक हुआ करते थे सेक्शन 169 में, इत्तेफाक की बात यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 169 और 190 दोनों ही सेक्शन अब रिपील्ड हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक, जैसे जजमेंट की हम बात करेंगे, जजमेंट के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको जब जजमेंट कराया था, जजमेंट की क्लास में मैंने बताया था, यदि 2018 से पहले की भूमि का, एग्रीकल्चर लैंड के टाइटल के बारे में, हक के बारे में कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, तो नो डाउट आपको आज भी ये रिपील सेक्शन है 169, 190, इसकी नॉलेज आज भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। जो जजमेंट में मैंने शायद आपको पूरा एक चार्ट बताया था, कौन सी 109, 110, 117, 118, 119 है ना, 169 और 189, 190, मैंने एक पूरा चार्ट आपको इसीलिए बताया था क्योंकि ऑलमोस्ट जो ज़मीन का विवाद होगा वो किससे पहले का होगा, 2018 से पहले। कि साहब 10 साल पहले हमारे, या 15 साल पहले, 20 साल पहले हमारे पापा ने वो, हमारे पिताजी ने वो ज़मीन खरीदी थी या दादाजी ने ज़मीन खरीदी थी। यानी कि मैटर जब भी ज़मीन के डिस्प्यूट का होगा तो 2018 से पहले का आएगा ही आएगा। इसलिए आपको आज भी पुरानी LRC को ध्यान में रखना चाहिए। तो सिविल सूट मतलब आपको जो टाइटल दिया जाता है 190 में दिया जा सकता है राजस्व अधिकारी द्वारा। खैर, तो फिलहाल यहाँ हक स्थापित करने के लिए यदि आप केस फाइल करना चाहते हैं तो 1 वर्ष के भीतर आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। और इस किसी भी प्रकार के सूट में जो हमारा तहसीलदार है या कोई भी राजस्व अधिकारी जिसने आपको बेकब्जा किया था, उसको पक्षकार नहीं बनाया जाएगा। क्लियर? क्योंकि उनका तो काम है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपको किसी न्यायालय ने बेदखल कर दिया, सिविल कोर्ट ने आपको बेदखल कर दिया, तो आपने अपील में सिविल कोर्ट को भी पक्षकार बना लिया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे हम। चलें 127, सीमांकन तथा सीमा पंक्तियों का अनुरक्षण। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? ग्राम की सड़क, ग्राम की बंजर भूमि या सामुदायिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित की गई भूमि से लगी हुई भूमि का प्रत्येक धारक। तो ये कौन सी जो ग्राम की सड़क जा रही है, बंजर भूमियां हैं, सामुदायिक प्रयोजनों के लिए जो भूमियां हैं, उनसे लगी हुई भूमि का जो धारक है, जो भी भूमि स्वामी है, इन्होंने धारक शब्द का उपयोग किया है, ठीक है ना। यहाँ कब्जेदार भी हो सकता है। अपने स्वयं के खर्चे से इनका नवीकरण, बेहद तरीके से उनका अनुरक्षण या नवीकरण कराएगा। क्लॉज A और B छोड़ दें, सबसेक्शन 2 पर आ जाएं कि अपेक्षित नहीं है अगर वो मरम्मत और नवीकरण नहीं करता तो तहसीलदार ऐसी मरम्मत और नवीकरण, सबसेक्शन 2 में क्या है, तहसीलदार ऐसी मरम्मत और नवीकरण करा लेगा और जो खर्चे हैं वो भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल लेगा। केवल OT पर फोकस करें, टाइटल देखें, ऑब्जेक्टिव देखें, बस डीपली हमें नहीं जाना है। और यदि इसके संबंध में कोई विवाद उठता है, क्लॉज 3 में सीमांकन के बारे में, सीमा चिन्हों को मरम्मत के अनुरक्षण की व्यवस्था करने के बारे में यदि कोई विवाद उठता है कि भाई ये अनुरक्षण, ये सीमा चिन्हों की मरम्मत किस व्यक्ति को करानी चाहिए थी, तो इस विवाद का विनिश्चय कौन करेगा? कलेक्टर, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। एक्सप्लेनेशन छोड़ दें। 128, सीमा चिन्हों का सर्वेक्षण चिन्हों की मरम्मत कराने के लिए बाध्य करना। तो ग्राम का पटेल प्रत्येक भूधारक को, इसमें शब्द का उपयोग किया गया ग्राम का पटेल, ये क्या करेगा कि ग्राम का पटेल प्रत्येक भूधारक को लिखित में ये सूचना देगा और सूचना के माध्यम से उससे अपेक्षा करेगा कि आपके क्षेत्र के जो भी आपकी ज़मीन के सामने, अभी हमने 124 से लेके 127 तक जो भी सीमा चिन्ह, सर्वेक्षण चिन्ह वगैरह देखे थे, उनके लिए उनको टाइम देगा कि आप 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक, बेसिकली एक्ट में बोला गया है प्रतिवर्ष नवंबर माह की समाप्ति के पश्चात और आगामी मार्च के पूर्व, यानी कि नवंबर माह की समाप्ति के पश्चात, नवंबर से दिसंबर, ठीक है ना। 1 दिसंबर से कब तक चला आएगा? 28 फरवरी तक। 1 मार्च यानी कि 28 फरवरी तक। हो सकता है कई बार फरवरी 29 दिन भी होते हैं 4 साल में एक बार,
तो उस हिसाब से हम हिसाब देख लेंगे। तो 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक आपको, आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी याद करें, ये कैलकुलेशन भी याद करें। जरूरी नहीं है आपसे मैंने जो कैलकुलेशन लगाया है वो पूछा जाए, हो सकता है वो डायरेक्ट बेयर एक्ट की लैंग्वेज पूछ लें, ठीक है ना। तो उसमें पटेल आपको नोटिस देगा कि आप इसको मरम्मत करा लें, और यदि आप नहीं कराते हैं तो सबसेक्शन 2 कहता है 1 मार्च के पश्चात तहसीलदार या अन्य राजस्व अधिकारी मरम्मत करा सकेगा और आपसे मरम्मत के खर्चे वसूल सकेगा, ठीक है ना। और जो इस प्रकार मरम्मत किए गए, लास्ट में लिख रहे हैं, जो इस प्रकार मरम्मत किए गए सीमा चिन्ह के लिए, प्रत्येक सीमा चिन्ह के लिए 100 रुपये तक की होगी। तो जितने सीमा चिन्हों का मरम्मत कराया जाएगा उसके हिसाब से 100 रुपये प्रति सीमा चिन्ह के हिसाब से वसूला जाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, आपको ग्राम का पटेल लिखित नोटिस जारी करेगा कि भाई आपके क्षेत्र में जो सीमा चिन्ह आ रहे हैं आप उसकी मरम्मत करा लें, ठीक है। और कब से कब तक करा लें वो आपको टाइम दे दिया है। आप नहीं कराते तो तहसीलदार या कोई भी राजस्व अधिकारी। यहाँ पर देखें एक स्पेशल जो प्रोविज़न है जो इसमें देखने को मिल रहा है, जो MPLRC में नहीं है। MPLRC में स्पेसिफिक उन्होंने अगर तहसीलदार दिया तो तहसीलदार ही है, या उन्होंने हर जगह तहसीलदार के साथ में अन्य रेवेन्यू ऑफिसर जोड़े हैं। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं ज़्यादातर जगह देखना कहीं तहसीलदार है, कहीं तहसील, जैसे इसमें भी बताया गया तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी। इस बात का ध्यान रखना, हो सकता है वो किसी भी राजस्व अधिकारी का नाम ले दें, क्योंकि अन्य राजस्व अधिकारी में तो कोई भी आ सकता है। सेक्शन 11 में जो 15 राजस्व अधिकारी हमें दिए गए उनमें से कोई भी आ सकता है। तो ठीक है, तो वो 100 रुपये के हिसाब से खर्चे वसूलेगा एज ए भू राजस्व, ठीक है। सर्वेक्षण संख्यांक, उपखंड संख्यांक, भूखंड संख्यांकों का सीमांकन, तो क्या करेगा, तहसीलदार या अन्य कोई राजस्व अधिकारी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि कोई उनको आवेदन किया जाता है तो भी तहसीलदार या अन्य राजस्व अधिकारी क्या करेंगे, सीमांकन कर देंगे। यहाँ एप्लीकेशन पर है, ठीक है, इसको छोड़ दें। 130 सीमा चिन्हों सर्वेक्षण चिन्हों को विनिष्ट करने, क्षति पहुंचाने, हटाने के लिए शास्ति। तो जो कोई व्यक्ति जानबूझकर उनको विनिष्ट करेगा, क्षति पहुंचाएगा, उस पर क्या करेंगे, यहाँ पर अधिकारी का नाम है तहसीलदार, या कार्य करने के लिए सशक्त किया गया किसी अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा। तो क्या करेगा, प्रत्येक सीमा चिन्ह के लिए 5000 रुपये तक की उससे जुर्माना लिया जा सकता है। कितना, 5000 रुपये। अगर आप जानबूझकर उसको नुकसान पहुंचाते हो, विनिष्ट करते हो, तो क्या होगा, प्रत्येक सीमा चिन्ह के लिए 5000 रुपये तक का जुर्माना आपसे लिया जाएगा। क्लियर, कौन लेगा, तहसीलदार। इस पूरे चैप्टर में आप ये देखना कि तहसीलदार के अलावा और कौन सा अधिकारी क्या काम कर रहा है, ठीक है, और कौन सा अधिकारी क्या काम कर रहा है। ऑलमोस्ट तहसीलदार ही है। तो आपको अगर अधिकारी याद करने तो ये देख लेना तहसीलदार के अलावा कौन क्या कर रहा है। सबसे ज़्यादा सेक्शन वाइज पूछे जाने वाला OT 131 मार्ग अधिकार या अन्य प्राइवेट सुखाचार संबंधी अधिकार, ठीक है। तो यहां पर भी अगर किसी मार्ग अधिकार से, ये कह रहे हैं जितनी भी भूमि है, सार्वजनिक भूमि, जितनी भी सार्वजनिक भूमि है उन पर मार्ग का अधिकार और अन्य सुखाचार जो भी हैं वो सबके लिए होगा। जैसे सड़क हैं, पथ हैं, सार्वजनिक भूमि हैं, बंजर भूमियां हैं, है ना, तो उन पर। और यदि उसके संबंध में कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो फिर वो उसकी जांच कौन करेगा, लास्ट पैरा के लास्ट में देखें, तहसीलदार स्थानीय जांच के पश्चात डिसाइड करेगा, ठीक है। तो किस किस को ये कौन सा ये सुखाचार है या नहीं, मार्ग का अधिकार है या नहीं, ये पथ सार्वजनिक है या नहीं, इस प्रकार की जांच कौन करेगा, तहसीलदार। ये मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति, सबसेक्शन 2 कहता है इस धारा के अधीन पारित किया कोई भी आदेश किसी व्यक्ति को सुखाचारों के ऐसे अधिकारों को स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा जिनका की दावा वह सिविल वाद द्वारा कर सकता है। यदि तहसीलदार का कोई भी आदेश है, इस धारा के अधीन कोई भी आदेश है, उसके लिए यदि कोई व्यक्ति चाहे, यहाँ अपन दूसरी भाषा में पढ़ लें, तो उसके लिए वो सिविल सूट फाइल कर सकता है। सीधी बात, अगर उसको रेवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो सिविल सूट फाइल कर सकता है। आगे 132 मार्ग आदि पर बाधा उपस्थित करने के लिए शास्ति। तो जो मार्ग बताए गए हैं 131 में, मार्ग और सुखाचार, उन पर यदि कोई व्यक्ति बाधा उपस्थित करता है और तहसीलदार के विनिश्चय, तो तहसीलदार एक आदेश देगा कि ऐसी बाधा को हटाएं। यदि आप उसके आदेश की अवज्ञा करते हैं तो तहसीलदार लिखित आदेश द्वारा 1000 रुपये तक की शास्ति, 10,000 रुपये तक की शास्ति लगा सकते हैं। कितनी, 10,000 रुपये तक की शास्ति लगा सकता है। तो सेक्शन 131 और 132 किससे रिलेटेड हैं,
है ना, मार्ग के अधिकार और मार्ग और सुखाचार से। 133 बाधा का हटाया जाना, तो वही जो अभी 133 भी उसी से रिलेटेड है। तो अगर कोई व्यक्ति बाधा डालता है रास्ते पर, सड़क पर, सार्वजनिक पर, तो उसको तहसीलदार आदेश द्वारा हटा सकेगा और उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकेगा। शास्ति कितनी है? यदि कोई बाधा डालता है तो उसको हटाने के लिए तहसीलदार आदेश देगा और उत्तरदायी व्यक्ति से 10,000 रुपये तक का जुर्माना वसूल सकेगा। 134 छोड़ दें, कोई मतलब नहीं है। 135 सड़क, पथ आदि के लिए भूमि का अर्जन। तो यहाँ पर कलेक्टर गांव की जो ज़मीन होती है, जो प्राइवेट भूमि स्वामियों द्वारा धारक ज़मीन होती है, कैसी भी ज़मीन या उसमें गवर्नमेंट की ज़मीन भी आ जाए, किसी प्रकार की जो लैंड है, उस पर से आपको 10 फीट से अनधिक चौड़ी सड़क का निर्माण कर सकता है। ये 2 आधारों पर कर सकता है, या तो ग्रामवासियों ने उसको आवेदन किया हो या स्वप्रेरणा से, दोनों ही तरीके से कर सकता है आवेदन, अन्यथा कैसे भी कर सकता है। ठीक है, कलेक्टर करेगा। कलेक्टर इसके लिए क्या करेगा? कलेक्टर ग्रामवासियों की भूमि से उनसे कहेगा कि भाई आप हमारे अकाउंट में इसको करने के लिए जिसकी भूमि आएगी इसको पेमेंट करने के लिए आप पहले पैसा जमा करें। तो ग्रामवासी क्या करेंगे? पैसा इकट्ठा करेंगे, पैसा जमा करेंगे उसके लिए। ठीक है, और फिर कलेक्टर एक 10 फीट चौड़ी सड़क ग्रामवासियों के बैलगाड़ी या पथ मार्ग के लिए उन जमीनों में से दे सकेगा। तो ये कैसे कैसे किया जाएगा? करेगा कौन? कलेक्टर। कैसे करेगा? ग्रामवासियों के आवेदन पर, या अन्यथा उसका समाधान हो जाता है कि इसकी आवश्यकता है। कैसे करेगा? सरकारी और प्राइवेट ज़मीन में से निकाल कर करेगा सड़क का निर्माण, और यदि प्राइवेट ज़मीन है तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करेगा ग्रामवासियों से कि आप पैसा इकट्ठा करके हमें दें और हम ये पेमेंट उसको करेंगे जो ज़मीन से रिलेटेड भूमि स्वामी हो। ऐसा करते में वो इस बात का ध्यान नहीं रखेगा कि किस व्यक्ति की ज़मीन ली जा रही है। ठीक है ना, जिस व्यक्ति की ज़मीन ली जा रही है वो सब व्यक्ति क्या करेंगे? 1 वर्ष के भीतर कलेक्टर को आवेदन करेंगे कि हमारी ज़मीन के हिसाब से हमें पेमेंट किया जाए, जो हमें सबसेक्शन 2 में बताई गई है। जो भी व्यक्ति भूमि के हित में दावा करते हैं कि हमारी ज़मीन से आपने ग्राम की सड़क निकाल दी है, तो उसके लिए वो भूमि स्वामी दावा करेंगे किसके समक्ष? कलेक्टर के समक्ष। कितने समय के भीतर? 1 वर्ष के भीतर। अब यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्टिव आया है सबसेक्शन 3 में, है ना। सबसेक्शन 3 कहती है 2022 का संशोधन है। और 1 मिनट, हाँ 2022 का संशोधन है। ये कहती है जैसे हमारे यहाँ LRC में तो शायद कुछ अमाउंट बताया गया कि इतने % भूमि का जो रेवेन्यू का है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं एक एक्ट का नाम लिया गया है, भू अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार। तो इस एक्ट के अनुसार ये जो एक्ट बताया गया है, ठीक है ना, इसके अनुसार आपका जो भूमि का जो पेमेंट करना है, किस भूमि स्वामी को कितनी भूमि दी है, जिसकी भूमि ले ली गई है सड़क में, उसको उस एक्ट के अनुसार जो रकम बताई गई है उसके अनुसार पेमेंट करेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव थे। और ऐसी भूमि पहले पैरा के लास्ट लाइन में दी गई है, ऐसी जो भूमि है वो राज्य सरकार में निहित होगी, भले ही वो प्राइवेट लोगों की ज़मीन से, प्राइवेट लोगों के खर्चे से बनाई गई है, लेकिन हो किसकी जाएगी? वो गवर्नमेंट की, यानी कि अब वो रोड गवर्नमेंट रोड, सरकारी रोड हो जाएगी। ठीक है, 36 देख लें, टाइटल वाइज कर लें। छूट देने की शक्ति राज्य सरकार घोषित कर सकती है किसको छूट देनी है, किसको नहीं देनी है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसके लिए एक्ट बनाया गया है, भू राजस्व की उगाही, चैप्टर 11 पूरा का पूरा एक्ट बनाया इसलिए गया है कि कैसे किसी भूमि से रेवेन्यू वसूला जाएगा, है ना, रेवेन्यू के लिए बनाया गया है। और ये रेवेन्यू इस तरीके से वसूला जाएगा, ये कहते हैं कि अगर किसी भूमि पर सबसे पहला जो हक होगा तो वो क्या है? सरकार का रेवेन्यू, क्योंकि सरकार की आय का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो सरकार को जो रेवेन्यू जाता है इस चैप्टर के अधीन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सेक्शन 137 कहती है, वैसे तो यहाँ पर हमें मिलाकर पढ़ना चाहिए सेक्शन 57 से। 57 से क्यों? वो कहती हैं समस्त भूमियाँ राज्य सरकार की हैं। ठीक है ना, उसमें जो कुछ भी है, पानी, बहता हुआ पानी, रुका हुआ कंकड़ पत्थर, हीरे मोती, लिखे नहीं है हीरे मोती, लेकिन वो भी राज्य सरकार के ही हैं। अफीम होती है, गांजा होता है, वो सब राज्य सरकार का है, इसीलिए बड़े बड़े काम राज्य सरकार से लाइसेंस लेकर किए जाते हैं सब कुछ। तो ठीक है, ये कहते हैं जब सब कुछ राज्य सरकार का है तो भूमि से सबसे पहले रेवेन्यू दिया जाए। तो बड़ी अच्छी लाइन लिखी है सेक्शन 137 में कि किसी भूमि पर निर्धारित किया गया भू राजस्व उसके लगानों एवं लाभों पर प्रथम प्रभार होगा। यानी कि अगर उस भूमि को विक्रय किया जाता है, नीलामी द्वारा विक्रय किया जाता है,
डिवाइड किया जाए, कुछ भी किया जाता है, सबसे पहले किसका हक होगा उस पर? सरकार का। सबसे पहले सरकार, भले ही वो प्रॉपर्टी पर कई लोगों के चार्जेस हों, जैसे हम कहते हैं कोई किसी व्यक्ति ने बड़ी महंगी भूमि पर बड़ा महंगा डेप्ट देकर, ऋण देकर उसको मॉर्गेज किया हुआ है, कुछ नहीं, वो भूमि किसी को विक्रय कर दी गई है भूमि स्वामी द्वारा, कुछ नहीं, सबसे पहले जो हक है वो किसका होगा? सरकार का। सरकार इस भूमि को विक्रय करेगी, अपना रेवेन्यू वसूलेगी, उसके बाद जिन जिन लोगों के उस भूमि में इंटरेस्ट हैं, भार हैं, कुछ भी हैं, चाहे वो मॉर्गेज है, लीज है, विक्रय है, फिर उनके बाद उनके पास वो भूमि से जो भी बचा हुआ पैसा जाएगा, तब, उससे पहले कुछ नहीं। तो क्या हुआ? किसी भूमि पर निर्धारित किया गया भू राजस्व, उसके लगानों एवं लाभों पर प्रथम प्रभार होगा। अब सवाल ये उठता है, ये किससे वसूला जाएगा? तो ये किससे वसूला जाएगा, ये मैं बताती हूँ 138 ये कहती है कि यदि वो भूमि स्वामी द्वारा धारित है तो भूमि स्वामी से वसूला जाएगा, यदि सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित है तो सरकारी पट्टेदार से वसूला जाएगा, और यदि वह एक से अधिक भूमि स्वामी, एक से अधिक सरकारी पट्टेदारों द्वारा धारित है तो उनसे पृथक पृथक वह वसूला जाएगा। पृथक पृथकता एक साथ किसी से ही वसूला जाता है। और यदि एक साथ वसूला जाता है, जो भूमि एक से अधिक लोगों के द्वारा धारित है, संयुक्त भूमि स्वामी, संयुक्त सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित है, और उनमें से एक से अधिक लोगों से वो वसूला जाता है, या किसी एक ही व्यक्ति से वसूल, दोनों ही तरीके से वसूला जाता है, पृथक पृथक या एक ही व्यक्ति से वसूला जाता है। यदि वो पृथक पृथक व्यक्तियों से ना वसूल कर एक ही व्यक्ति से वसूला जाता है तो 139 कहती है कि जो व्यक्ति, अन्य व्यक्ति जो भूमि स्वामी, भू राजस्व के भुगतान के लिए लायबल है, जैसे अन्य संयुक्त भूमि स्वामी, आप 3 भूमि स्वामियों से आपने केवल एक भूमि स्वामी से वसूल लिया, तो जो एक भूमि स्वामी है बाकी 2 भूमि स्वामियों से उसको एडजस्ट करवाने का अधिकारी होगा। ठीक है, ये बताती है 138। तो ये 3 सेक्शन हमारी होगी। 137 ठीक है कि प्रथम प्रभार होगा भू राजस्व, लगान एवं लाभों पर। 138 वो वसूला किससे जाएगा। 139 यदि वो एक ही व्यक्ति, संयुक्त भूमि स्वामी, संयुक्त पट्टेदारों में से एक व्यक्ति से वसूल लिया गया है तो बाकी के जो भूमि स्वामी हैं, सरकारी पट्टेदार हैं, वो अन्य भूमि स्वामी और अन्य सरकारी पट्टेदारों से उसको वसूलने का हकदार होगा। 140 तारीख जिसको भू राजस्व शोध होगा या देय होगा। तो भू राजस्व हमने एक रेवेन्यू ईयर की डेफिनेशन इसमें रखी हुई है। रेवेन्यू ईयर की डेफिनेशन कब से स्टार्ट होती है हमारी? 1 अक्टूबर। याद रखें पूरी एलआरसी में 2 हमें डेट दी गई हैं, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, एग्रीकल्चर ईयर और रेवेन्यू ईयर। रेवेन्यू ईयर का मतलब ये होता है कि पैसे से लेकर, पैसे के लेन देन से, रेवेन्यू के लेन देन से लेकर जो भी प्रोविज़न होंगे वो कब से स्टार्ट होंगे? अगले राजस्व वर्ष से। और जहां भूमि पर खेती की व्यवस्था करनी है, इस प्रकार से जैसे हम भूमि का त्याजन कर देंगे 173 में विभाजन होगा, तो जो कुछ भी इससे रिलेटेड जो कुछ भी प्रोविज़न होंगे वो कब से लागू होंगे? एग्रीकल्चर ईयर से, है ना। तो जहाँ भूमि पर खेती की, ठीक से बैठ जाओ तुम थोड़ा, है ना, जहाँ भूमि की जो खेती करनी है रेवेन्यू ईयर्स की, मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ, एग्रीकल्चर की यदि कोई बात आती है तो एग्रीकल्चर ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा? एग्रीकल्चर, उसके लिए जो ईयर स्टार्ट होगा वो एग्रीकल्चर ईयर से होगा। और रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू से लेन देन की कोई बात आती है, हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट है, वो रेवेन्यू ईयर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये कहते हैं चूंकि भू राजस्व की उगाही की हम बात कर रहे हैं, भू राजस्व कब से शोध्य होगा? 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर का मतलब है क्या? रेवेन्यू ईयर। लेकिन वो शोध्य होगा, ड्यू होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 1 अक्टूबर को ही देना है, 1 अक्टूबर को देना नहीं है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे कि तब तक आप ये हमें दे दें। तो कब तक दे दें इसको हम देखते हैं। तो पहले तो उन्होंने दे दिया कि भू राजस्व उस वर्ष के प्रथम दिन यानी कि 1 अक्टूबर को ड्यू हो जाएगा, लेकिन 1 अक्टूबर को देने की बाध्यता नहीं है, आप उसको आगे भी किसी समय में दे सकते हैं। लेकिन जैसे एलआरसी में बताया है, टाइम पीरियड बताया गया है कि आप तब तक दे दें। एक्चुअल में यहाँ पर ये पूछा जाएगा, 2 डेफिनेशन अभी हम आएंगी। 141 में डेफिनेशन आती है बकाया और बकायादार, ठीक है ना। तो एरियर और डिफॉल्टर, बकाया और बकायादार का मतलब ये कि 1 अक्टूबर के बाद जो आपको टाइम दिया गया है, ठीक है, उस टाइम तक यदि आप 1-2 महीने का जो भी टाइम दिया गया है, उस टाइम तक यदि आप जमा नहीं करते हैं भू राजस्व, तो भू राजस्व तब से क्या हो जाएगा? एरियर, बकाया, और जिस व्यक्ति द्वारा भू राजस्व जमा करना है वो कौन हो जाएगा? डिफॉल्टर। लेकिन छत्तीसगढ़ एलआरसी में ऐसी कोई डेट नहीं दी गई है, ये नया प्रोविजन है यहाँ पर। ये कहते हैं प्रिस्क्राइब टाइम,
प्रिस्क्राइब टाइम क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। इन्होंने नहीं बताया वो 1 महीने होगी या 2 महीने, हर साल ये बताएंगे कि भाई नोटिफिकेशन आएगा कि 1 अक्टूबर से अब ये आपका जो रेवेन्यू है वो ड्यू हो गया है, अब आपको इसको अगली महीने की 15 तारीख तक, 20 तारीख तक या 2 महीने तक या दिसंबर तक, व्हाटएवर जो भी वो आपको टाइम दे दे, तब तक इसको आपको जमा करना है। और यदि आप उसको जमा नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बकाया। और जिस व्यक्ति को ऐसा रेवेन्यू जमा करना है वो कौन हो जाएगा, डिफॉल्टर, बकायादार। ठीक है, तो ये कब से ड्यू हो जाता है, 1 वर्ष, वो 1 तारीख 1 अक्टूबर को। सबसेक्शन 2 छोड़ दें, सबसेक्शन 2 इसमें जोड़ा गया है। और सबसेक्शन 2 है ना 140 में, तुम कहाँ पढ़ रही हो? अरे 141 तक तो मैं ऐसे चला गया था कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना। तो चलें, सबसेक्शन 2 छोड़ दें, 140 का 3 सबसेक्शन 3 कहता है कि जो भू राजस्व का भुगतान है वो नकदी में या विप्रेषक के खर्चे पर मनी ऑर्डर द्वारा किया जा सकता है। यानी कि जो भेजने वाला है उसी के खर्चे पर मनी ऑर्डर होगा, और मनी ऑर्डर द्वारा यानी कि नकदी में और मनी ऑर्डर द्वारा किया जा सकता है। अब ये देखें, जो मैं आपको 141 में जो टाइम बता रहा था, राजस्व वर्ष के प्रथम दिन तथा ऐसे नियमों द्वारा भू राजस्व के भुगतान के लिए नियत की गई किसी तारीख के भी बीतने वाली कोई काल अवधि अनुग्रह की काल अवधि समझी जाएगी। अनुग्रह मतलब राज्य सरकार आपसे अनुग्रह कर रही है कि 1 अक्टूबर के बाद हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं, 2 महीने का टाइम दे रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का हम आपको टाइम दे रहे हैं, इस टाइम में आप भू राजस्व जमा कर दें। तो इस अवधि को हम क्या बोल रहे हैं, अनुग्रह की अवधि। जो भी आपको प्रिस्क्राइब टाइम दिया गया, फिक्स नहीं है यार, स्टेट गवर्नमेंट बार बार बताएगी। और यदि वो प्रिस्क्राइब टाइम निकल गया तो उसके बाद फिर डेफिनेशन आती है अगली, एरियर एंड डिफॉल्टर। तो जो शोध हो गया और जो भेद काल अवधि के पूर्व ना किया गया, जो भी तारीख प्रिस्क्राइब की जाती है, बताई जाती है कि इस तारीख तक आप 1 अक्टूबर के बाद जमा कर दें, उस तक यदि आप जमा नहीं करते हैं तो क्या होगा, फिर वो हो जाएगा एरियर। ठीक है ना, जो डेफिनेशन हम बात कर रहे थे। और उसको जमा करने के लिए लायबल व्यक्ति, चाहे वो सेक्शन 38 में हो, चाहे वो सेक्शन 39 में हो, जो भी लायबल पर्सन है। भाई लायबल पर्सन हमें कहाँ बताया गया है, 138 में बताया गया था कि कौन जमा करने का दायित्वधीन होगा, और 139, तो वो कौन हो जाएंगे, डिफॉल्टर, बकायादार। ठीक है। और अब ये कहते हैं 142, पटेल, पटवारी, ग्राम सभा, पंचायत रसीद देने के लिए आबद्ध होंगी। तो कुल मिलाकर यदि रेवेन्यू इनके पास जमा किया जाता है तो ये पटेल, पटवारी, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत इनको रसीद देंगी। बाकी हमें सेक्शन में से कुछ भी नहीं करना है। अब आ जाती 140, शास्ती बताई गई है, कितनी बताई गई है, अच्छा हाँ, यदि रसीद नहीं देते हैं तो तहसीलदार के, सब सेक्शन 2 में तहसीलदार के आदेश से ऐसी शास्ती का भुगतानकर्ता के आवेदन पर तहसीलदार के आदेश से ऐसी शास्ती का भुगतान करने का दायी होगा जो भुगतान की गई रकम के दुगने से अधिक नहीं होगी। ये सेक्शन एज इट इज़ कैसी हो गई, सेक्शन 24 एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है ना, उसमें भी यदि भूस्वामी रसीद नहीं देता है, रसीद देने से इनकार करता है, तो उस पर जमा किए गए भाड़े के दोगुने के बराबर की राशि का शास्ती उस पर लगाई जाएगी। 143 भू राजस्व के भुगतान में व्यतिक्रम के लिए शास्ती। तो अभी हमने बोला था आप 141 में कौन हो गए, डिफॉल्टर, डिफॉल्टर हो गए। तो अब आप भू राजस्व तो जमा करेंगे ही करेंगे, नहीं करेंगे तो 147 में हम आपसे वसूल लेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि यदि बेहद तारीख के पश्चात 1 मास के भीतर जमा नहीं किया जाए, यानी कि इन्होंने आपको सपोज कि 31 दिसंबर तक का टाइम दिया, उसमें आप जमा नहीं करते हैं, उसके 1 महीने के भीतर और जमा नहीं करते, 1 महीना और नहीं निकल गया, तो उपखंड अधिकारी यानी कि जो प्रिस्क्राइब टाइम है, पेनल्टी कब लगाई जाएगी, प्रिस्क्राइब टाइम के भी 1 महीने समाप्त हो जाने के बाद, अगर आप उसमें भी जमा नहीं करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, बेहद तारीख के पश्चात 1 मास के भीतर जमा ना किया जाए तो उपखंड अधिकारी, तो कौन लगा रहा है पेनल्टी, SDO। ये सब बाहर लिख लिया करें, 1 मंथ, SDO, आपको केवल ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है, ये मेंस में नहीं आने वाला है। जानबूझकर व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति के मामले में आरोपित कर सकेगा जिसकी रकम से जिसका कि वह इस प्रकार भुगतान ना किया गया हो अधिक नहीं होगी। तो कितनी पेनल्टी लगाएगा, जो भी आप भुगतान कर रहे हैं, मान लो आप 10,000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं तो 10,000 रुपये के बराबर की रकम, इन्होंने कहा उससे अधिक नहीं होगी, उससे उतनी तक लगा सकता है। इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, ये कि उसके बराबर की रकम जो भी आप जमा करने की आपकी लायबिलिटी है, जितना भी एरियर आप पर है, एरियर के बराबर की रकम।
उस तक की शास्ति कौन लगा सकता है? SDO, है ना। ये 141 ये स्पेशल प्रोविज़न है। यहाँ पर राज्य सरकार आपको भू राजस्व के भुगतान से छूट दे सकती है। छूट दो आधारों पर दे सकती है, यदि किसी वर्ष में फसलें मारी गई हैं या सरकार यानी कि किसी अधिकारी के आदेश से उस पर खेती नहीं की गई। इन्होंने कहा भाई अभी आप कोविड चल रहा है, कोविड में आप खेती घर से नहीं निकलोगे तो खेती नहीं करोगे तो फिर रेवेन्यू भी नहीं। तो दो कारण से यदि किसी वर्ष में फसलें मारी गई हैं, आपने देखा होगा हर वर्ष बरसात के मौसम में आता है, ओले गिर गए, पाला गिर गया, है ना, और किसान सिर पकड़ के बैठा रहता है आराम से। जिसकी पे मतलब ओले नहीं भी गिरते हैं वो ज़्यादा सिर पकड़ के बैठा रहता है। तो ऐसे अपनी भूमि को भू राजस्व माफ़ करवा लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये बताया गया है राज्य सरकार को ये राइट है कि इन दो कारणों से भूमि का भू राजस्व वो माफ़ कर सकती है, केवल उस समय के लिए जिसमें फसलें मारी गई हैं या फिर सरकार के किसी आदेश के द्वारा। इसमें दिया है सक्षम प्राधिकारी के, इन्होंने सक्षम प्राधिकारी शब्द का उपयोग किया है। सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से अगर फसलें की नहीं गई हैं तो कुल मिलाकर जहाँ फसल नहीं वहाँ भू राजस्व नहीं, दोनों का कॉन्सेप्ट ये है। तो वहाँ सरकार क्या कर सकेगी, उसको माफ़ी या निलंबन कर सकती है। या तो परमानेंट माफ़ कर देगी, इस वर्ष में आपको भू राजस्व नहीं देना है, या फिर निलंबन कर देगी, आपको भू राजस्व जमा करने का टाइम पीरियड बढ़ा देगी। और ये जो आदेश दिया जाता है उस आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा और किसी भी ऐसे आदेश का प्रतिवाद करने के लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा। ये जो आदेश दिया जाता है, जिस प्रकार का भी आदेश दिया जाए, उसका अपील, रिवीजन या कोई भी प्रतिवाद सिविल न्यायालय में, रेवेन्यू कोर्ट में अपील और रिवीजन नहीं होगा और सिविल न्यायालय में कोई भी प्रतिदावा उसके खिलाफ नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये जो अपील और रिवीजन शब्द का उपयोग किया गया है वो रेवेन्यू कोर्ट के लिए किया गया है। प्रतिवाद शब्द का उपयोग किया गया सिविल कोर्ट के लिए किया गया। याद रखना, नए ओटी हैं, ये मध्य प्रदेश LRC में नहीं है और पूछे जाने लायक हैं। चले 145 प्रमाणित लेखा बकाया बकायेदारों के बारे में साक्ष्य। तो ये कहते हैं कलेक्टर या तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया लेखा जब तक प्रतिकूल साबित ना किया जाए, अवधारणा किया जाएगा कि वह सरकार को दे बकाया और उसकी रकम तथा उस व्यक्ति का जो बकाया है सही विवरण है। तो जो एक प्रमाणित लेखा यानी कि कलेक्टर और जो तहसीलदार हैं जो भी प्रमाणित करेंगे कि भाई ये व्यक्ति हमारा, ये इस व्यक्ति पर या इस भूमि पर इतना बकाया है और इसके संबंध में ये व्यक्ति बकायादार यानी कि डिफ़ॉल्टर है। अगर वो डिसाइड कर दें तो ये माना जाएगा इस भूमि से इतना रेवेन्यू लिया जाना है और इस व्यक्ति से लिया जाना है। ठीक है, ये प्रिजम्पशन किया जाएगा जब तक कि वो ये प्रमाणित ना कर दे कि आपने गलत रेवेन्यू डिसाइड किया है या गलत व्यक्ति का नाम मेंशन कर लिया है वसूली के लिए। चलें, मांग की सूचना। अब बात आती है कि यहाँ तक हम पहुँच गए, अब ये क्लियर हो गया है, हमने ये 145 में ये मान लिया है कि हाँ इसी भूमि से हमें रेवेन्यू वसूलना है और इस भूमि से रेवेन्यू के लिए ये व्यक्ति दायी है। ये हम उपधारणा करके चल रहे हैं कि ये सही है। जैसे 117 में बताया गया था ना, क्या उपधारणा की जाएगी कि समस्त भू राजस्व की जो प्रविष्टियाँ हैं वो सही हैं जब तक कि उनको ना साबित ना किया जाए। ऐसे ही ये जो एरियर है, ये जो डिफ़ॉल्टर है, कलेक्टर और तहसीलदार द्वारा जो डिसाइड किया गया वो सही है जब तक कि उसको ना साबित ना कर दिया जाए। तो अब चूंकि हमारे पास एरियर और डिफ़ॉल्टर दोनों फिक्स हो चुके हैं तो हम उनको एक मांग की सूचना देंगे कि भाई हम तुमसे भू राजस्व के बकाया की तरह अब रेवेन्यू वसूलने वाले हैं। अच्छा है कि आप उससे पहले दे दें, और नहीं देते मांग की 146 में मांग की सूचना टाइटल महत्वपूर्ण है सेक्शन वाइज, और यदि नहीं देते हो तो 147 में फिर रेवेन्यू वसूला जाएगा। याद रखना 147 में जो रेवेन्यू वसूला जाता है ऑलमोस्ट क्रिमिनल सिविल जितने भी एक्ट हैं सब में जो रेवेन्यू वसूला जाता है, जुर्माने, शास्ती, सब भू राजस्व के बकाये की तरह वसूला जाता है। यानी कि हर जगह एक ही सेक्शन मेंशन होगी 147। ठीक है, किसी भी एक्ट में सब जगह ऑलमोस्ट यही बताया गया है, क्योंकि इसमें एक अच्छा प्रोसीजर दिया गया कि वसूली किस तरीके से होगी। तो देखें, वसूली मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी 147 में आ जाते हैं। वसूली मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रकार की संपत्तियों से हो सकती है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी को हम छोड़ दें क्योंकि कुर्की, और वसूली कैसे होती है, हम ऐसा नहीं कि हम किसी का फ्रिज उठा कर ले आए, हमने किसी की गाड़ी उठा कर ले आए और सरकार को दे दी कि अब तहसीलदार साहब इस गाड़ी से चलेंगे। नहीं, बाकायदा जो भी रिकवरी होती है, संपत्ति हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, कैसी भी हो, उसको बाकायदा नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। और विक्रय करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है, कुर्क करना पड़ता है।
पहले आप उसको अटैच करेंगे, फिर बाय ऑक्शन आप उसको सेल करेंगे। तो इस प्रकार से रिकवरी होती है। तो हमें ये देखना है कि कहाँ हमें कुर्की तो हर जगह जरूर करनी है, ठीक है ना। पूरी कुर्की तो सबसे पहले कर ही लें। कुर्की यानी कि संपत्ति को अपने कब्जे में लेने वाली बात है। तो संपत्ति को सबसे पहले आप अपने कब्जे में ले लें। फिर बात आती है कि अब इसके बाद आपको अलग अलग स्टेप आएंगे। या तो आप उसको विक्रय कर सकते हैं, और यदि विक्रय नहीं करना है तो आगे एक सेक्शन हमारे पास आएगी, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप इसको खेती पर देकर, कुर्क करके आप इसको खेती पर देकर यानी कि लीज पर देकर, इससे लीज पर देकर 10 साल की हम लीज दे देंगे 154A में, 10 साल की लीज पर देकर उससे रेवेन्यू वसूलें। यानी कि आपने किसी थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी लीज पर दे दी। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सी संपत्ति को हम कुर्क और विक्रय कर सकते हैं और कौन सी संपत्ति को हम कुर्क करके केवल लीज पर दे सकते हैं। तो जहाँ तक बात आती है मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो मूवेबल प्रॉपर्टी तो लीज पर दी नहीं जा सकती। हो सकता है भाई ऐसा कोई प्रोविज़न आ जाए कि किसी कार हमने कुर्क कर ली, उससे कह के साहब इसको किराए पर चलाएं, लेकिन इतना झंझट नहीं लेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी में इन्होंने बोल दिया है कि वो कुर्क करके विक्रय कर दी जाएगी, पहला स्टेप। अब हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी अलग तरीके की आती है। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइप समझ लें थोड़ा, इधर देखें। इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिस पर एरियर ड्यू है। कौन सी? पहले हम एग्रीकल्चर लैंड और नॉन एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड अलग अलग टाइप की होती है, उसको थोड़ा सा समझ लें। एग्रीकल्चर लैंड जिस पर रेवेन्यू ड्यू है उसको हम कुर्क करेंगे और विक्रय कर देंगे। लेकिन ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जिस पर रेवेन्यू ड्यू नहीं है वो किसकी? भूमि स्वामी की, लेकिन जिस पर रेवेन्यू ड्यू नहीं है उसको हम क्या करेंगे? कुर्क करेंगे और 154A में कहाँ दे देंगे? उसको लीज पर दे देंगे, उसको विक्रय नहीं। एक ऐसी भूमि आती है जो एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं है। ये तो एग्रीकल्चर लैंड के संबंध में दो बातें आ गई। जिस पर एग्रीकल्चर, जिस पर एरियर ड्यू है उसके संबंध में हम क्या करेंगे? कुर्क करेंगे और विक्रय कर देंगे। जिस पर एरियर ड्यू नहीं है उसको कुर्क करेंगे और क्या कर देंगे? लीज पर दे देंगे 154A में। 154A में मैक्सिमम टाइम दिया गया है कलेक्टर द्वारा, जो लीज पर दी जाती है 10 साल के लिए दी जाती है। ठीक है, ये हमारा 154A हो गया, इससे ज़्यादा हमें उसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात आती है एक भूस्वामी की ऐसी भूमि, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं है। हो सकता है घर हो या कोई हो सकता है उसने किसी प्रकार की उसको फैक्ट्री या अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हो, उसको हम कुर्क करेंगे और विक्रय कर देंगे। तो समझ में आ गया वसूली कैसे होगी। इतना बड़ा जो चार्ट है, अगर आपने उसको 2-3 कॉन्सेप्ट में समझ लिया तो कर लें। पहले मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? कुर्क और विक्रय कर देंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है जिस पर रेवेन्यू ड्यू है उसको कुर्क करेंगे, विक्रय कर देंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन जिस पर रेवेन्यू ड्यू नहीं है उसको कुर्क करेंगे और 154A में लीज पर देंगे। ठीक है, और अदर जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या करेंगे? कुर्क करेंगे और विक्रय कर देंगे। अदर प्रॉपर्टी यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं। नेक्स्ट आता है, तो चलें अब प्रोविजो आता है। प्रोविजो ये कहता है कि कुर्क और विक्रय कौन सी संपत्तियां नहीं की जाएंगी। तो कौन सी संपत्तियां कुर्क और विक्रय नहीं की जाएंगी? तो ये कुछ पर्सनल चीजें हैं जो बेसिक नीड्स हैं इंसान की। ठीक है, बेसिक नीड्स हैं, जैसे बकायादार उसकी पत्नी और बच्चों के पहनने के वस्त्र, भोजन के बर्तन, चारपाई, बिछौने, निजी आभूषण जिसको स्त्री धार्मिक प्रथाओं के अनुसार पृथक नहीं कर सकती। ठीक है, वो कुर्क नहीं किए जाएंगे। शिल्पियों के औजार, इसमें एक ऑब्जेक्टिव आता है ना, मवेशी वगैरह। ऑब्जेक्टिव ये आता है केवल ऐसे उपकरणों को छोड़कर ये यांत्रिक शक्ति से चलित उपकरण हैं के अतिरिक्त, यानी कि यांत्रिक शक्ति से चलित जो उपकरण हैं उनको कुर्क और विक्रय किया जा सकता है। बाकी जो आपके गैती, फावड़े, हल है ना, और कुल्हाड़ी, वाटेवर जो भी है वो कुर्क नहीं किया जाएगा। ऐसी वस्तुएं जो धार्मिक विन्यासों, केवल धार्मिक विन्यासों के लिए पृथक रखी गई हैं उनको कुर्क नहीं किया जाएगा, बाकी सब छोड़ दें। फिर दूसरा जो प्रोविजो आता है ये कहते हैं आदेश का खाते की कुर्की तथा विक्रय की अनुज्ञा नहीं देगी। कौन से खाते की कुर्की और विक्रय की अनुज्ञा नहीं देगी? तो ये कहते हैं अनुसूचित क्षेत्रों में 6 हेक्टेयर की भूमि और उससे कम, 6 हेक्टेयर या उससे कम की भूमि, और अन्य क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर से कम की भूमि। यदि किसी भूमि स्वामी के पास केवल अनुसूचित क्षेत्रों में केवल 6 हेक्टेयर की भूमि है और अन्य क्षेत्रों में केवल 4 हेक्टेयर की भूमि है, वो कुर्क नहीं की जाएगी। अगर आप सेक्शन 158A से मिलाकर देखें इसको, 58A से मिलाकर देखें तो 58A में जो टाइम वो दी गई है क्षेत्रफल वो अलग है। वो कितना है? 2
2 एकड़ नहीं, वो LRC में है। तो ऐसी भूमि जो अनन्य रूपे केवल कृषि प्रयोजनों के लिए आ रही है और जो कैसी है 5 एकड़ भूमि, कौन सा उसमें एक शब्द का उपयोग किया गया है, अलाभप्रद खाता। तो ये कह रहे हैं 5 एकड़ का अलाभप्रद खाता पे भू राजस्व डिसाइड ही नहीं किया जाएगा, भू राजस्व से लिया ही नहीं जाएगा, मतलब रेवेन्यू उस पर डिसाइड नहीं है, वो छूट प्राप्त है। लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पर थोड़ा अलग है, ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो उस पर डिसाइड ही नहीं किया जाएगा, वो उसके दायित्व के अधीन ही नहीं होगी। लेकिन एक तरफ ये क्या कह रहे हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में 6 हेक्टेयर की भूमि और बाकी क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर की भूमि से कम, यदि 4 हेक्टेयर उससे भूमि से कम भूमि किसी के पास है तो उसको भू राजस्व के बकाये के तौर पर कुर्क और विक्रय नहीं किया जाएगा, यानी कुर्की नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर अगर आप देखकर चले तो अंतर है। बेसिकली वहाँ पर केवल जो छूट दी जा रही है 158A में एग्रीकल्चर भूमि को दी जा रही है, वो भी कौन सी, जो अलाभप्रद खाता है ना। ये लाभप्रद खाता हो सकता है और ये भूमि एग्रीकल्चर लैंड से अलग भूमि भी हो सकती है, ठीक है। चलें 148 छोड़ दें, 149 150 देख लें, सब छोड़ दें। 151 टाइटल वाइज कर लें, विक्रय आगमों का उपयोजन। 152 बकाया के लिए बेची गई भूमि एनकम्ब्रेज से मुक्त होगी, जितने भी उस पर भार वगैरह हैं उस सब से मुक्त होगी, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था 137 में, है ना। क्या बता रहा था 137 में, किसी भूमि पर निर्धारित किया गया भू राजस्व उसके लगानों एवं लागों पर प्रथम प्रभार होगा। तो होता क्या है, इस सेक्शन को थोड़ा सा समझ ले, ये आपको टीपी में भी काम आएगी, हर जगह भी काम आएगी। कुल मिलाकर यदि सरकार का किसी संपत्ति पर हक है, सरकार उस संपत्ति को विक्रय करती है, चाहे वो सिविल न्यायालय के आदेश के अनुसार करे चाहे कुछ करे, तो सबसे पहले उससे रेवेन्यू वसूला जाएगा और जिस व्यक्ति को वो संपत्ति विक्रय की जाएगी उसको वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड मिलेगी। फ्री होल्ड मतलब उस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। सरकार ने संपत्ति बेची, आपने संपत्ति नीलामी में खरीद ली, ठीक है ना, तो अब कोई भी व्यक्ति आपसे ये कहने नहीं आएगा कि देखो साहब ये जो संपत्ति आपने खरीदी है इस पर ये प्रॉपर्टी मेरे पास मॉर्गेज रखी हुई थी, या आपको बेचने से पहले ही ये जो स्वामी है संपत्ति का वो मुझे विक्रय कर दिया गया है। जब सरकार से आप भूमि प्राप्त करते हैं, नीलामी में जो भूमि बेची जाती है, तो किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है सरकार ने जो भूमि बेची है उसमें सरकार उस व्यक्ति के, जैसे भू राजस्व के बकाये के लिए बेची है, तो सरकार पता पड़ा 5 लाख की भूमि है और भू राजस्व का बकाया 1.5 लाख रुपए है, तो सरकार 1.5 लाख रुपए और जो विक्रय के और नीलामी के खर्चे वो वसूलेगी, बाकी सब भूमि स्वामी को दे देगी। तो बाकी जो लोग हैं जिनके भी उस पर भार थे, भूमि स्वामी से अपने अपने रेशो के अनुसार जितना भी उनको मिल जाए पैसा प्राप्त करने के हकदार होंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को भूमि बेची गई है वो उसको फ्री होल्ड, बिना किसी भार, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी लायबिलिटी के प्राप्त करेगा। तो ये सेक्शन कहना चाह रही है। उस पर कोई नहीं आएगा कि भूमि मेरे पास मॉर्गेज रख दी गई थी, क्या कर दी गई थी। चले, तो ये लाइन ये कह रही है और डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रेता का हक, तो क्रेता का हक संपत्ति पर कब से होगा, जब उसको विक्रय किया जाता है, ना कि जबकि विक्रय पूर्ण हो जाता है। अब विक्रय किया जाता है और विक्रय पूर्ण हो जाता है, इसके लिए आप सीपीसी में देख सकते हैं। विक्रय जिस दिन किया जाता है उस दिन विक्रय पूर्ण नहीं होता है, लेकिन क्रेता का हक उसमें कब से आ जाएगा, जब क्या, नहीं, वो अलग बात हो गई। वो रहता है 25% और बाकी के अमाउंट की बात करते हैं। जब नीलामी में संपत्ति बेची थी 25% आपको तुरंत देना पड़ता है और विद इन 15 डेज आपको बाकी का अमाउंट देना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर भी हम ये जब अमाउंट दे दिया जाता है, कंप्लीट अमाउंट, तो आपको विक्रय हो जाती है और पूर्ण वो तब होता है जब उसका प्रमाण पत्र मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्रेता का हक कब से हो जाएगा संपत्ति पर, जबकि विक्रय किया गया था, ना कि वो पूर्ण हो गया है। ये हमें सीपीसी में पढ़ने मिलेगा। चलें, तो ये ऑब्जेक्टिव याद करें। 154 क्रेता विक्रय से पूर्व शोध भू राजस्व के लिए दायी नहीं होगा। एक 152 क्या कह रही थी, किसी प्रकार के उस पर भार वगैरह, इनकम्ब्रेज वगैरह नहीं होंगे जो व्यक्ति इसको खरीदेगा। और 154 ये और बता रही है कि अगर उससे पहले का जो ड्यू एरियर है उसके लिए वो लायबल नहीं होगा, वो केवल उस दिन से भू राजस्व देगा जिस दिन से उसने संपत्ति खरीदी है। कॉमन सेंस की सेक्शन है, बस हमें ये याद करना है। ये वाली बात कहाँ बताई गई है, 154 में। और अब ये आती है
154A जिसकी बात हमने 147 में की थी, तो उस खाते को जिसके संबंध में बकाया शुद्ध है, बकायादार के किसी अन्य खाते को पट्टे पर देने की शक्तियाँ। तो 147 में जैसे हम क्या बात कर रहे थे कि हम कुर्क किसको कर रहे हैं, उस खाते को भी कर सकते हैं, उस एग्रीकल्चर लैंड को भी कर सकते हैं जिस पर रेवेन्यू ड्यू है ना, जिस पर एरियर ड्यू है, और उसको भी कर सकते हैं जिस पर ड्यू नहीं है। ठीक है, दोनों को यदि हम करते हैं तो क्या होगा, दोनों को करने के बाद हम उसको केवल कुर्क करेंगे। यहां पर देखें, अन्य खाते को पट्टे पर देने की शक्ति, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसको कुर्क कर रहे हैं। जैसे कि 147 में हमने बात की थी, कलेक्टर क्या करेगा, उसको कुर्क करने के बाद भू राजस्व की वसूली से वो एग्रीकल्चर पर देकर जो किराया आएगा, उसकी लीज मनी जो आएगी, लीज मनी से भू राजस्व की वसूली करने के लिए क्या करेगा, एक बार में 10 वर्ष तक के लिए उसको लीज पर दे सकता है। ये ऑब्जेक्टिव है, बाकी सब छोड़ दें। और इसका जो प्रोविजो है वो ये कहता है कि यदि आप किसी अनुसूचित जनजाति के समुदाय की, जो कि 165(6) में दिया गया है, यदि ऐसे व्यक्ति की आप भूमि को कुर्क करते हैं तो वो किसी अनुसूचित जनजाति के भूमि को ही पट्टे पर दी जाएगी। ठीक है, ये प्रोविजो कहता है। 155 टाइटल वाइज याद कर लें। 156 भी टाइटल वाइज याद कर लें। 157 भूधरती का वर्ग। तो ये कहते हैं भूधरती का वर्ग। भाई भूमि स्वामी कौन होंगे, 57 में इन्होंने कह दिया कि समस्त भूमियां किसकी हैं, राज्य सरकार की। अब राज्य सरकार की भूमियां हैं तो भूमि स्वामी कौन होगा, तो ये कहते हैं जब ये एक्ट लागू हुआ था, उस एक्ट के लागू होने के समय पहले तो इन्होंने ये कहा कि राज्य से भूमि धारक, जो भी राज्य से भूमि धारण करेंगे उन व्यक्तियों का एक ही वर्ग होगा, वो क्या कहलाएगा, भूमि स्वामी। अब सवाल ये उठता है भूमि स्वामी होगा कौन, तो ये कहते हैं जब ये एक्ट लागू हुआ 2 अक्टूबर 1959 जब प्रभाव में आया, उस वक्त जो कोई भी जिस हक में भी होगा, अगर वो भूमि स्वामी जिस रूप में भी भूमि स्वामी का हक रखता है तो वो कौन, भूमि स्वामी कहलाएगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ कैटेगरी बताई। इन्होंने क्षेत्र डेफिनेशन, जो डेफिनेशन क्लॉज से जो फील्ड जो डेफिनेशन थी क्षेत्र की, वो तो हटा दी, जिसमें 5 क्षेत्र हुआ करते थे। ठीक है ना, क्योंकि महाकौशल उसमें जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, उनमें से ये मध्य भारत है ना, बिंद, सिरौंज, भोपाल, ये क्षेत्र आते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन महाकौशल क्षेत्र उसमें आता है। लेकिन फिर भी ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अलावा 158 में जितने भी लोग हैं जो भूमि धारण करते हैं राज्य सरकार से, वो इन क्षेत्रों में, यानी ये 5 क्षेत्र जो बताए गए हैं, इनमें से अगर इन रूप में, जैसे कि हम LRC में भी, MP LRC में भी पढ़ चुके हैं, इन अधिकारों में भूमि धारण करते हैं इन एक्ट के तहत, तो वो कौन माने जाएंगे, भूमि स्वामी। ये हम पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी कई अन्य भूमि स्वामी इन्होंने दिए हैं। तो जब भी भूमि स्वामी की बात आए तो हमें इस सेक्शन को किस किस, हमें ये देखना चाहिए कि किस किस प्रोविज़न में, किस इस पूरे एक्ट के में, पूरे कोड में कहाँ कहाँ भूमि स्वामियों को निर्धारित किया गया है। तो पहले हम ये देख लेते हैं 158। तो ये क्या कहते हैं कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति उस संहिता के प्रवृत्त होने के समय निम्नलिखित किन्हीं वर्गों का हो भूमि स्वामी कहलाएगा, और उसके वो समस्त अधिकार दायित्व होंगे जो भूमि स्वामी के होते हैं। अब इन्होंने जो महाकौशल क्षेत्र था उसको इन्होंने क्या कर दिया, पहला छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। अगर इसको आपको ठीक से पढ़ना है तो आप इसमें शॉर्ट में पढ़ना है तो इसमें आप सेक्शन पढ़ें 259। 259 में शॉर्ट में दिया गया है आपको कि छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1950, ये आपको याद करने हैं। छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 में कौन बताए गए हैं, महाकौशल क्षेत्र में जो भूमि स्वामी है, भूमिधारी के रूप में भूमि धारण करते थे, वो कौन कहलाएंगे, भूमि स्वामी। यही बात आ जाती है मध्य भारत भू आगम एवं कृषि का अधिकार विधान सम्मत इसमें। तो इसमें कौन, अगर मध्य भारत भू आगम इस एक्ट के अधीन मध्य भारत क्षेत्र में अगर आप भूमि धारण करते हैं, किस रूप में, माफीदार, इनामदार या छूट खातेदार के रूप में मध्य भारत क्षेत्र में भूमि धारण करते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, जरूरी नहीं है कि आप ये माफीदार, इनामदार, छूट खातेदार आप भूमि स्वामी के रूप में धारण करते हो सकता है उस वक्त किसी प्राइवेट भूमि स्वामी ने आपको इस रूप में भूमि लीज पर दी हो, मौर्सी कृषक के रूप में दी हो, या सरकार ने, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने आपको इस रूप में भूमि दी रखी है। तो एक्ट लागू होते ही आपके वो अधिकार किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, भूमि स्वामी अधिकार। आप क्या कहलाएंगे, केवल भूमि स्वामी। अब आप माफीदार, इनामदार, छूट खातेदार नहीं रहे। सेम यही बात आ जाएगी
भोपाल स्टेट लैंड रेवेन्यू कोड में एक्ट याद कर लें। तो भोपाल क्षेत्र में आप दखलकार के रूप में यदि भूमि धारण करते हैं तो फिर आती है बिंद प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड में, इसमें आप 55-45 कृषक के, पट्टेदार कृषक के, निकुंजधारी के रूप में या तालाब धारक के रूप में भूमि धारण करते हैं बिंद प्रदेश क्षेत्र में, तो आप कौन कहलाएंगे? भूमि स्वामी। इसका क्लॉज 2 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट आता है राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के तहत यदि आप कहाँ पर? सिरोंज क्षेत्र में किस रूप में? खातेदार कृषक के या निकुंजधारी के रूप में भूमि धारण करते हैं तो आप भूमि स्वामी कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है इन रूप में आप कहीं भूमि स्वामी थे, हो सकता है आप कृषक हो सकता है आप पट्टेदार हो सकता है उस वक्त के जो राजा थे या सरकार थे, देसी शासक थे, उन्होंने आपको इस रूप में भूमि दे रखी थी। तो इस एक्ट के लागू होते इन क्षेत्रों में आप क्या हो जाएंगे? भूमि स्वामी। लेकिन आप भूमि स्वामी केवल इन 5 कंटेंट में नहीं होते हैं, इसका हर जो सब सेक्शन है वो आपको एक स्पेशल भूमि स्वामी डिसाइड करता है। तो पढ़ते हैं। पहला सब सेक्शन क्या कहता है? 2 का देसी राज्य का जो छत्तीसगढ़ राज्य का भागो शासक, तो देसी राज्य का जो भी शासक होगा वो अपने द्वारा धारित भूमियों के संबंध में क्या हो जाएगा? भूमि स्वामी। और देसी राज्य का शासक कहाँ डिफाइन किया गया है? सबसेक्शन 2। तो देसी राज्य के बारे में कहाँ बताया गया है? 158 सबसेक्शन 2 में। और देसी राज्य का शासक शब्द को कहाँ डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 366 जो डेफिनेशन क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें, ठीक है ना, उसमें सेक्शन 22 में खंड शासक को किसमें किया गया है? खंड 22 में। और देसी राज्य को डिफाइन किया गया है 15 में। तो आप चाहें तो देसी राज्य और शासक दोनों पर लिख सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ डिफाइन किया गया है। तो आर्टिकल 366 में डेफिनेशन क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें डिफाइन किया गया है। जैसे SC ST को कहाँ डिफाइन किया गया है? उसमें 24 और 25 में। ऐसे ही शासक को कहाँ? 22 में। और देसी राज्य को क्लॉज 15 में डिफाइन किया गया है। अब आ जाता है क्लॉज 3, प्रत्येक व्यक्ति। एक संशोधन हुआ था 1992 का। तो 1992 का ये क्लॉज 1 और 2 एक ही चीज़ कह रहे हैं कि सरकार ने या कलेक्टर ने या आवंटन अधिकारी ने यदि 1992 से पहले आपको कोई भूमि दी है या इस संशोधन के समय दी है या उसके बाद दी है, इस एक्ट के तहत दी है, संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दी है, तो उसके संबंध में आप कौन हो जाएंगे? भूमि स्वामी। लेकिन अगर इस प्रकार से आवंटन में आपको भूमि मिली है तो प्रोविजो कहता है आप उसको 10 वर्ष तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। क्लॉज 3 इसका एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया है कि आर्टिकल 366 में वो बताया गया 22 और 15, ठीक है। फिर आता है क्लॉज 4। ये कहते हैं सरकार, कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा यदि आपको कृषि प्रयोजन के लिए पट्टे पर भूमि दी गई है, कृषि प्रयोजन के लिए यदि कोई भूमि आपको लीज पर दी गई है तो आप 20 वर्ष के पश्चात उस भूमि के भूमि स्वामी हो जाएंगे। कितने वर्ष के पश्चात? 20 वर्ष आप उसका एग्रीकल्चर करें उस भूमि। संशोधन है ये 2023 का। हाँ, कृषि प्रयोजन के लिए पट्टे 2023 का संशोधन है। कृषि प्रयोजन के लिए पट्टों पर अगर आपको भूमि दी गई है तो आप 20 वर्ष में, जैसे आप 20 वर्ष तक उसका यूज़ कर ले तो आप कौन हो जाएंगे उसके संबंध में? बहुत अच्छा प्रोविज़न है, 2023 में नया है, पूछे जाने लायक है, ठीक है। फिर आता है क्लॉज 5, गैर कृषि प्रयोजन पर आवंटित शासकीय भूमि फ्री होल्ड अधिकार रखने वाला व्यक्ति उसका भूमि स्वामी हो जाएगा। तो ऐसी ये भी संशोधन है, तो इसको 2023 में आप ऐड कर लें। हाँ, 4 और 5 दोनों। कृषि, जो केवल कृषि प्रयोजन शब्द जोड़ा है उसको नोट कर ले, ठीक है। कृषि प्रयोजनों के लिए पट्टे वो 20 वर्ष, और अगर आपको प्राइवेट उसके संबंध में जो गैर कृषि प्रयोजनों के लिए आवंटित की गई आपको कोई भूमि, ठीक है, उसमें यदि आपको फ्री होल्ड घोषित कर दिया जाए तो उसके संबंध में आप क्या समझे जाएंगे? भूमि स्वामी। चले, और अगर आप भूमि स्वामी हो गए हैं तो आप भू राजस्व कौन सा देंगे? यदि आप उसके संबंध में भूमि स्वामी थे तो भूमि स्वामी के नाते जो भू राजस्व दिया करते थे वो, और यदि आप उसके संबंध में सरकारी पट्टेदार थे या पट्टेदार थे तो उसके संबंध में जो भी भू राजस्व दिया करते थे उसके बराबर की रकम आप भू राजस्व के तौर पर देंगे, ठीक है।
अगर आप लगान का भुगतान करते थे, भू राजस्व का भुगतान करते थे तो भू राजस्व के बराबर की रकम, और यदि लगान का भुगतान करते थे तो लगान के बराबर की रकम आप भू राजस्व के तौर पर पेड करेंगे। सेक्शन 159। अब आता है 160, भू राजस्व का भुगतान करने के दायित्व से दी गई छूट का प्रतिसंग्रह। तो सरकार ने जो आपको टाइटल, हम इसको अंदर से नहीं पढ़ रहे हैं, सरकार ने यदि आपको किसी प्रकार से कोई भू राजस्व में छूट दी है, ठीक है, और आपका दायित्व था, तो उससे आपको वो छूट वापस लेने का, छूट का प्रतिसंग्रहण है, आपसे वो छूट वापस ली जा सकती है और आपको फिर भू राजस्व देने के लिए लायबल बनाया जा सकता है। सिंपल थिंग। 161, भू राजस्व निर्धारण चालू रहने के दौरान राजस्व में कमी। तो ये कहते हैं कि अगर एक बार, जैसे असेसमेंट के टाइम में जो हमने देखा था, असेसमेंट चैप्टर 7, उसमें एक बार एक भूमि पर भू राजस्व का निर्धारण कर दिया जाता है, तो क्या उसमें कमी की जा सकती है बाद में, या बढ़ाया जा सकता है? तो किया जा सकता है। 161 मेंस के लिए आपको पूरी की पूरी सेक्शन याद करनी है, टिप्स पर आप याद कर सकते हैं 161 को, ठीक है। ये सब काम कलेक्टर का है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि भू राजस्व की बात आ रही है, तो जो भी निर्धारण किया जाएगा, कम या ज़्यादा जो भी किया जाएगा, वो कब से लागू होगा? यस, रेवेन्यू ईयर से। कृषि वर्ष से क्यों? रेवेन्यू देना है तो रेवेन्यू ईयर से लागू होगा, ठीक है। तो कम करेगा, ज़्यादा करेगा, कौन करेगा? कलेक्टर। और लागू कब से होगा? कम किया गया है, ज़्यादा किया गया, भले ही वो 1 जुलाई को आपने कम या ज़्यादा कर दिया, लेकिन वो लागू कब से होगा? नेक्स्ट रेवेन्यू ईयर से। तो पढ़ते हैं, 5 कंटेंट हमें दिए गए हैं। तो पहली तो ये है, पहला क्या है? भूमि बाढ़ों के परिणाम स्वरूप खेती के अयोग्य हो गई है। सिंपल थिंग। ऐसे कारणों से, बाढ़ या ऐसे कारणों से भूमि स्वामी के नियंत्रण में ना हो, खेती के अयोग्य हो गई। 2 क्लॉज आते हैं कि यहाँ पर भू राजस्व इसलिए बढ़ाया गया था कि यहाँ पर खेती की सुविधा के लिए अधिक मैनेजमेंट किया गया था। जैसे सरकार ने नहरें, नलकूप वगैरह बनवाए थे, कुएँ खुदवाए थे, है ना, और वो कुएँ या नहरें, वो नलकूप में बेमरम्मत पड़े हुए हैं, भूमि स्वामी के उत्तरदायी ना हो, जिसके लिए भूमि स्वामी उत्तरदायी नहीं है। या फिर भूमि स्वामी ने अपने प्राइवेट उपयोग के लिए, भूमि की सुविधा के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, सिंचाई के लिए काफ़ी सारी सुविधा इकट्ठी कर रखी थी, और वो भूमि स्वामी की मतलब क्या कहते हैं, उपेक्षा के बिना बेमरम्मत पड़े हुए। तो इस कारण से यदि आपने बढ़ाया था और वो बेमरम्मत पड़े हुए, चाहे वो सरकार ने दिए हो, चाहे भूमि स्वामी ने की, अगर वो बेमरम्मत पड़े हुए जिसके कारण उतनी सिंचाई नहीं हो पा रही है, तो फिर भू राजस्व में कमी कर दी जाएगी। ये क्या कहता है? क्लॉज 2 और 3। फिर नेक्स्ट क्लॉज आता है क्लॉज 4। वो ये कहता है कि भाई आपने जो भू राजस्व का निर्धारण किया था वो ज़्यादा कर दिया था, तो ज़्यादा कर दिया था तो कम करो, है ना। क्लॉज 5 आता है, वो क्या कहता है कि भाई भूमि कम हो गई। अब भूमि कैसे कम हो जाएगी? भूमि कम हो जाती है जल प्लावन में, जलोढ़ और जल प्लावन, है ना। जलोढ़ में आपकी भूमि बढ़ जाती है, नदी का पानी का स्तर जब नीचे चला जाता है तो उसको जलोढ़ बोलते हैं, जलोढ़ में भूमि बढ़ जाती है। आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो नो डाउट सारी नदियाँ फुल चल रही होंगी, नहीं तो होने वाली होंगी, तो जितनी भूमि चली जाएगी उस पर भू राजस्व आपको उस टाइम के लिए नहीं देना, जल प्लावन, ठीक है। अब जैसे हरसूद था, वहाँ पर जो गांव था जिसमें अभी नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था, उन लोगों की तो भूमि चली गई, वहाँ तो जल का स्तर नीचे जाएगा ही नहीं। सरदार सरोवर डैम बन गया, तो उसके संबंध में काय को भू राजस्व दिया जाएगा, वो तो स्थायी हो गया। तो ये 5 पॉइंट आप टिप्स में कर लें। और आगे क्या करेंगे? जो भी बढ़ा हुआ भू राजस्व कब से लागू होगा? वो सबसेक्शन 2, आगामी राजस्व वर्ष से। सबसेक्शन 3 छोड़ दें, कोई मतलब नहीं है। सबसेक्शन वो सेक्शन 162A ये 2023 में जोड़ा गया है। वो क्या कहते हैं? राज्य सरकार स्वयं अथवा इस प्रयोजन से हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रिक्त शासकीय भूमि को फ्री होल्ड अधिकार में, शासकीय भूमि को फ्री होल्ड अधिकार में और रियायती निर्बंधों के तहत पट्टे पर आवंटन के लिए नियम बना सकेगी। तो यदि किसी शासकीय भूमि को किस पर देना है? आपको फ्री होल्ड अधिकार में देना है या रियायती यानी कम मूल्य पर, कम किराए पर, लीज पर देना है, तो उसके लिए नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार स्वयं तथा प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, या तो स्वयं बनाएगी या किसी अधिकारी को ऑथराइज कर देगी कि आप नियम बनाएं कि कैसे हम किस भूमि को फ्री होल्ड दे दें, शासकीय भूमि को, या फिर किस पर कम लीज मनी वसूलें, है ना, कम किराए पर हम भूमि को पट्टे पर दे दें।
फिर आता है 163 भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किए जाने के लिए लंबित आवेदन, छोड़ दें इसको। 164 न्यागमन डिवोल्यूशन, यानी कि यदि कोई भूमि स्वामी मर जाता है तो उसकी भूमि किस किस तरीके से उसके उत्तराधिकारियों पर जाएगी। तो उत्तराधिकारियों में कैसे जाती है, उत्तराधिकार, उत्तरजीविता, विरासत, वसीयत द्वारा संक्रांत होगी। कैसे कैसे जा सकती है कि विरासत, उत्तरजीविता या वसीयत द्वारा संक्रांत होगी, है ना। ये 3 शब्द आपको याद करने हैं। अब बात आती है सेक्शन 165